हेलो एवरीवन। एक नए दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ। जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना मना है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक कमिटमेंट है अपने सपनों के प्रति। आज के सेशन में हम देखेंगे उन करंट अफेयर्स को जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज का फर्स्ट पॉइंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि भारत का असली शक्ति केंद्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ना जुडिशरी, ना एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर। अब जब ये एक प्रोटोकॉल नहीं, एक प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। आप अगर देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात को, द आइडिया दैट ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम ईच अदर। ये कॉन्टेक्स्ट इस बात से है कि सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स इन महाराष्ट्र स्किप्ड एन ऑफिशियल इवेंट, जहां पे चीफ जस्टिस ने हाईलाइट किया दैट स्किपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम वीकन्स द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो इंडिया फॉलोज अ फंक्शनल सेपरेशन। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स देम, सो जुडिशरी इंटरप्रेट्स इट, बट नन ऑफ देम आर सुप्रीम इंडिविजुअली। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्पावर्स ऑल। इंडिया में तीनों ऑर्गन्स जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी जो लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। संविधान जो है सबसे ऊपर है। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 142, उनके जुडिशियल क्रिएटिविटी पर लिमिट्स के साथ, आर्टिकल 142 क्लॉज 1 empowers the Supreme Court to do complete justice. This is why it is used in यूनियन कार्बाइड केस या अयोध्या वर्डिक्ट 2019 में जो आया था, एनवायरमेंटल केसेस टू बाईपास ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ये सारे प्रोविजन के लिए ये यूज किया जाता है। But CGI statement reminded us even Article 142 must align with the Constitution and it should not override it. आप अगर देखोगे तो आर्टिकल 142 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, पर इसका म्यूजियस जुडिशियल ओवररीच के इसमें हमें देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल ओवररीच, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के उस पर ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रिलिम्स के तौर पे आर्टिकल 142 के क्लॉज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कैसे अपहेल्ड कर सकते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हियर, जब हम ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं होता, इसका एक गहरा एहसास है। ये विचार संविधान के मतलब उसके लेकर आज तक के जो भी वर्डिक्ट्स आए हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा हमें। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इवॉल्व्ड इन इंडियन हिस्ट्री। आप देखोगे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में आवर फाउंडिंग फादर्स मेड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ऑल थ्री ऑर्गन्स आर equally important and they derive their power from the constitution and are bound by its limitation. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर संविधान ही असली सोवरेन डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऑर्गन अपने आप में सुप्रीम नहीं है। So this is what already the debate had happened in the Constituent Assembly. If we talk about the second important point here, that is Keswarananda Bharti case, is extremely important for exam. 1973 में this case gave birth to the basic structure doctrine. It ruled that even parliament can't alter the core identity of the constitution. Example के तौर पे parliament can amend the laws but it cannot destroy democracy, secularism or judicial independence. These are now protected under basic structure. If we talk about the emergency period, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। This was a very dark phase where executive dominance exposed how fragile constitutional balance could become. इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच बहुत ही तनाव हुआ, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को काफी एक्सटेंड तक तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात की थी। If we talk about NGAC verdict जो 2015 में आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट struck down the National Judicial Appointments Commission,
saying it violated judicial independence, again reinforcing that the constitution's core cannot be overridden even with the popular support. आप ये सारे जो 4 पॉइंट्स अभी मैंने बताया आपको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू, चेक्स एंड बैलेंसेस, जीएस पेपर 2 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, तो यू कैन प्लीज रिवाइज इट until you by heart it. So now let's talk about the significance and the implications of what the Chief Justice said. तो यहाँ एक बयान एक वार्निंग के जैसे था, ये जो स्टेटमेंट सीजेआई ने किया कि संविधान के मर्यादाओं को तोड़ना या उनको इग्नोर करना सिर्फ प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ये एक डेमोक्रेसी की नींव को हिला सकता है। आप देखोगे इसके अगर हम आगे बढ़ते हुए अगर करंट सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, इट रीइंफोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी, मतलब दिस स्टेटमेंट रिमाइंड अस दैट mutual respect among organs isn't ceremonial, it's constitutional etiquette. अगर आप देखोगे इरोशन ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या हो रहा है कि ये कंसर्न बन रहा है कि ये बहुत एक डीपर फियर बनता जा रहा है दैट एग्जीक्यूटिव एपिथी टुवर्ड्स जुडिशियल फंक्शन में डिस्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। आप देखोगे अगर चेक्स एंड बैलेंस की बात करें तो इट ब्रिंग्स फोकस बैक टू द एसेंशियल इंटर इंस्टीट्यूशनल चेक्स नीड्स टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। आपस में रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल का पालन करना कोई फॉर्मल थिंग नहीं है, ये सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो अनार्की का डर भी यहाँ पे हम लग सकता है। If we talk about the future implications of this, we need to revisit the protocols. जैसे it could lead to drafting code of conduct for constitutional functionaries at the states and central levels. If we talk about civic education, that would highlight the need of, for greater constitutional awareness among both officials and citizens. एक awareness पैदा करने की जरूरत है। If we talk about, debate on Article 142 जो बहुत केसेस में हुआ, it might review the debate on the extent of judicial activism and all the discretionary powers the organ has. इंटर इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आप आर्टिकल 142 को उसमें साइड कर सकते हैं, या अगर रोल ऑफ जुडिशरी क्या है उसमें यू कैन मेंशन, इट विल ऐड डेप्थ टू योर मेंस आंसर, बिकॉज जुडिशियल ओवररीच वर्सेस रिस्ट्रेंट हमेशा एक थीम रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो यू कैन टॉक अबाउट इट। दिस आर्टिकल बिकम्स इम्पोर्टेंट इन दैट वे। कभी कभी साइंस हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है, जैसे कि ये जो डिस्कवरी है, ह्यूमन और फंगल सेल्स एक तरह का mRNA एडिटिंग करता है, लेकिन वो क्यों करता है इसका जवाब अभी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। आप देखोगे कि ये mRNA एडिटिंग होता क्या है। This discovery revolves around A to I mRNA editing, where adenosine जो है is changed to inosine. It is in the genetic message mRNA के तौर पे। This occurs naturally across animals and fungi and affects how proteins are produced in the cells. अगर आप बात करेंगे तो साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना स्टडीड की a fungus called Fusarium graminearum found over 200 genes undergo editing during its sexual stage. ये क्या करता है, इट सजेस्ट हिडन इवोल्यूशनरी फंक्शन, दो अभी ये बहुत पोरली अंडरस्टूड है, अभी कुछ इनिशियल स्टेज में है। तो ये जो mRNA की एडिटिंग से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल सकता है, ये जो डिस्कवरी है, और शायद इसी वजह से बॉडी कुछ अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज जनरेट करती होंगी, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक अनक्लियर बताया है, और यही इस डिस्कवरी को बहुत ही एक्साइटिंग बनाता है। ये टोटल आर्टिकल इज अबाउट दिस की इसका एक मिस्ट्री है जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ। एग्जाम के तौर पे यू कैन अंडरस्टैंड रोल ऑफ आरएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, वी कैन रिलेट दिस आर्टिकल। आपके फॉर डिटेल क्लास नोट्स या एडिशनल एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। रेफर टू द पीडीएफ लिंक गिवन बिलो दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, दैट इज टू इम्प्रूव योर थिंकिंग ऑन हाउ द क्वेश्चंस आर एंड
how you attempt it in the exam. तो आज हम सिर्फ साइंस नहीं, एक मॉलिक्यूलर कहानी समझने वाले हैं जहां डीएनए, आरएनए और राइबोसोम मिलकर एक साइलेंट एडिटिंग का काम करते हैं बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के, पर बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से। इसका एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करके अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है, डीएनए इज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA which is made up of 4 nucleotides A, U, G and C। ठीक है, तो यानी कि पहला कदम है जेनेटिक मैसेज को लिखना, जहां पे डीएनए से आरएनए का मैसेज बनता है। If we see about the second step, A to I editing, जहां पे adenosine जो है is changed to inosine, ribosomes read inosine as guanosine during translation that alters the genetic message। इसका मतलब है कि इस एडिटिंग में A बदल जाता है I में, और जो राइबोसोम्स होते हैं यूज G उसे G के तौर पे पढ़ लेता है। इससे पूरा मैसेज ही सडनली बदल जाता है। अगर आप देखोगे प्रोटीन ट्रांसलेशन की स्टेप की बारी, जब राइबोसोम जो है रीड mRNA इन ट्रिपलेट्स कॉल्ड कोडॉन्स टू मेक प्रोटीन्स, लाइक डिकोडिंग द लैंग्वेज इनटू एक्शन का काम करेगा यहाँ पे। If coming to the altered function, if the codon changes, it may insert a different amino acid leading to altered protein structure or function। आपको अगर एग्जाम्पल में बताऊं तो this might explain why organisms reacts differently under stress or in evolution, because the same gene might be edited in different ways। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडिटिंग मैकेनिज्म। आप इसको वैल्यू एडिशन के तौर पे एसेस में भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन जीनोम एडिटिंग का हम पे इट्स इम्पोर्टेंट टू रिसर्च मोर ऑन दैट, है ना। अगर आप बस रीड करेंगे तो इट वुड नॉट हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग इट्स रेलेवेंस टू एथिक्स, पॉलिसी, गवर्नेंस। अगर आप इसको रिलेट कर पाए तो दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम एज वेल। एंड जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, it becomes easier slowly, the way you keep on practicing it becomes easy। तो अगर आप देखोगे एक छोटी सी एडिटिंग सेल के अंदर और उसका जो इम्पैक्ट है पूरे डेवलपमेंट साइकिल पर, तो साइंस के ऐसे डिस्कवरीज ना सिर्फ इनोवेशन का रास्ता खोलते हैं, बल्कि हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का सोर्स बन जाते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ ये कैसे सारा चीजें होती है। If you talk about the significance, अगर स्टेज स्पेसिफिक एडिटिंग की बात करेंगे हम लोग, जहां पे स्टडी शो करता है कि आरएनए एडिटिंग इज नॉट रैंडम, इट ओनली हैपेंस एट अ सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सजेस्टिंग जो रेगुलेशन बाय द बॉडी इटसेल्फ। आप देखोगे इवोल्यूशन पजल जो है, if this process is energy intensive तो and complex, तो why is it preserved across evolution? अगर आप देखोगे इसका रोल जो है रिप्रोडक्शन में, तो इट में हेल्प इन सेल ट्रांजिशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, पॉसिबली जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज होती है वहां पे। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो एडिटिंग रिप्रोडक्टिव फेज में होना बताता है कि शायद इसका काम नए जीव के डेवलपमेंट में है। कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। आप देखोगे कि इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस के बारे में भी अगर बात करेंगे तो टारगेटेड जेनेटिक थेरेपी, इट कैन हेल्प डिजाइन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यूजिंग आरएनए एडिटिंग। अगर एग्रीकल्चर में इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये फुसारियम है वो इज अ क्रॉप पैथोजन, सो एडिटिंग नॉलेज में हेल्प कंट्रोल फंगल डिसीज इन क्रॉप्स विच वुड इट वुड हेल्प इन फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए भी इट वुड हेल्प, यू नेवर नो। सो ये जो ब्रेन रिसर्च की बात हुई उसमें भी क्या इम्प्लाई करेगा, जो ये एडिटिंग है, इट इज लिंक टू न्यूरल फंक्शनिंग एज वेल। इट कुड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग कि अल्जाइमर जैसे डिसीज होते हैं वो क्या उनका मैकेनिज्म होता है, कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं। दिस वुड डेफिनेटली may lead to a breakthroughs in science, सिंथेटिक बायोलॉजी या जीन एडिटिंग। एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की प्रोसेस के लिए भी वी कैन, इसरो का जो PSLV है ना वो हमेशा से एक सक्सेस स्टोरी रहा है।
पर जब एक रिलायबल सिस्टम फेल होता है तो समझना और भी जरूरी हो जाता है कि उसकी सक्सेस के पीछे का इंजीनियरिंग मार्वल क्या था। PSLV जो है एक लॉन्च व्हीकल है जो मई 18 को 2025 में इसरो ने लॉन्च किया था विद EOS-09 सैटेलाइट इन एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। बट ये जो मिशन है वो फेल हो गया ड्यू टू लॉस ऑफ प्रेशर इन स्टेज 3। इट इज अ रेयर फेल्यूर इन PSLV, अदरवाइज एक बहुत ही रोबस्ट रिकॉर्ड वो बना चुका है। इंडिया का जो ये स्पेस वर्कफोर्स है वो डेवलप्ड इन 1990s और हमें 1996 में फर्स्ट सक्सेस मिली थी। इट वाज स्पेशलाइज्ड फॉर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स। फेमस फॉर PSLV C-37 जो 2017 में हुआ था। It launched 104 satellites in one go and made a world record. PSLV ने इंडिया को ना एक बहुत ही रिलायबल लॉन्च पार्टनर बना दिया। छोटी सैटेलाइट्स हो या मल्टी लॉन्च मिशन हो, PSLV ने हर चैलेंज को पास किया है अभी तक के। आपको अगर टेक्निकल आर्किटेक्चर की बात करें तो इनकी 4 स्टेजेस होते हैं और जो स्टेज 3 है जहां पे सॉलिड फ्यूल का स्टेज होता है वहां पे वो एक फेल्यूर ऑकर हुआ था। तो ये जो 4 स्टेज है डिजाइन के PSLV के, एक बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही रिलायबल है, स्पेशली फॉर लोअर अर्थ एंड पोलर ऑर्बिट्स। GS3 साइंस एंड टेक के लिए और स्पेस के लिए भी ये थीम में ये पॉइंट रिलेवेंट हो जाता है। अभी हमारा PSLV हो गया या GSLV हो गया, SSPOs हो गए, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हो गए, हमें ये सारी चीजें चैलेंजेस के तौर पे भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। रेजिलियंस ऑफ इंडियन स्पेस मिशन है डिस्पाइट द सेटबैक्स, कैसे करते हैं हम लोग, इस पे आप एक बहुत ही सुंदर आंसर लिख सकते हैं। PSLV जो है वो एक भारत के लिए स्पेस एस्पिरेशन का प्रतिनिधि बन चुका है। यू नो, इट इज नॉट जस्ट अ रॉकेट, एक ऐसा प्रतिनिधि जिसे दुनिया भर से ट्रस्ट मिल रही है। आप देखोगे अगर इसकी टेक्निकल रिलायबिलिटी, इवन आफ्टर द recent PSLV 661 setback, PSLV holds a record of 50 plus successful launches. It remains one of the most dependable workhorse in ISRO's fleet. इसकी कमर्शियल सक्सेस के बारे में जो हमने बताया, थ्रू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV offers low cost, high reliability launch options for global client. India is emerging as a hub for satellite launches. तो ये इसमें PSLV का बहुत बड़ा रोल है। कम लागत में बहुत ही ट्रस्टवर्दी लॉन्च सिस्टम होने के कारण PSLV ने इंडिया को एक बहुत ही ट्रस्टेड लॉन्च डेस्टिनेशन बनाया। आप देखोगे मिशन वर्सेटिलिटी की भी, तो PSLV isn't just about Earth observation, it has launched Chandrayaan-1 and Mars orbiter mission as well. From lower Earth orbit to interplanetary, PSLV has done it all. If we see private sector potential इसके, तो under in-space जो है PSLV derived technologies are now open to private firms. It aims to foster a collaborative ecosystem between ISROs and startups, giving a push to start new startups that is coming into this zone. डेटा ही सब कुछ नहीं होता, जब तक उस डेटा के पीछे एक पॉलिटिकल विल और सामाजिक संवेदनशीलता ना हो, और इसी मुद्दे पर कास्ट सेंसस की असली समस्या छुपी है। It has been in news for a lot of days now. जो डेटा कलेक्शन की बात हुई थी, the center has announced कि caste enumeration in the upcoming decadal census के चलते उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये मूव जो है is aimed to create a data backed roadmap for social justice and policies के चलते। कास्ट सेंसस जो होता है एक एफर्ट होता है जिसमें पहली बार सिस्टमेटिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज का एक रियल नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा होपफुली। अगर आप देखोगे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बात है, कुछ एडवोकेट्स बोलते हैं कि कास्ट का जो है डेटा, इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर एविडेंस बेस्ड अफर्मेटिव एक्शंस, बट एक्सपर्ट कॉशंस की डेटा अलोन वोंट इंश्योर जस्टिस विदाउट इफेक्टिव पॉलिसीज। जैसे अगर आप देखोगे मंडल कमीशन यूज्ड डेटा, बट जो रियल बेनिफिट है केम ओनली व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन वाज फॉलोड। अगर पॉलिटिकल विल हो
द रियल गेम चेंजर तो यही है जहाँ पे कास्ट सेंसस ना हमेशा हमने देखा है कि पॉलिटिसाइज किया जाता है विथ कंसर्न ऑफ वोट बैंक यूसेज rather than genuine reforms. Without political commitment, data remains unused और वो बहुत ही सिलेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। सिर्फ सिर्फ नंबर्स का ज्ञान अगर संवेदनशील और निष्पक्ष पॉलिसी में कन्वर्ट ना हो तो वो डेटा तो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो जो सामाजिक न्याय के लिए ना कास्ट सेंसस पर बहस तो हमेशा हमने देखी है, लेकिन इसका इतिहास जितना पुराना है उतना ही पॉलिटिकल और पॉलिसी लेवल पर बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। आप टाइमलाइन की बात करेंगे तो 1931 में जब ब्रिटिश इंडिया का था, the last full caste enumeration in a census happened in 1931. Post this, India avoided caste-wise data due to concerns over social divisions. पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो सेंसस कवर्स एससीज एंड एसटीज ओनली। ओबीसी और जो जनरल कास्ट है वो एक्सक्लूडेड थे फ्रॉम द ऑफिशियल हेड काउंट्स। टॉक अबाउट 1980 के साल में मंडल कमीशन का जो एरा था वहां पे उन्होंने उनके पास तो डेटा ही नहीं था सेंसस बेस्ड, तो उन्होंने क्या किया, यूज नॉन सेंसस सोर्सेज टू रिकमेंड 20% ऑफ रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज। मंडल के रिकमेंडेशंस ने संवैधानिक और सामाजिक पॉलिटिक्स में एक बहुत ही नए एरा की शुरुआत की बिना सेंसस के। इफ यू टॉक अबाउट 2011 जो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है वो कंडक्ट हुआ था, लेकिन बट caste data was never officially released due to concerns over data quality and political consequences. अभी जो हाल ही में रिसेंट ईयर्स में बिहार में या ना ऐसे स्टेट्स में इंडिपेंडेंट कास्ट सर्वेज हुए, reviving the national debate on the necessity of central caste census. हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडियन सोसाइटी या रोल ऑफ कास्ट के लिए अब ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक, ट्राई टू फ्रेम अ आंसर, जो कि आप एक फ्रेमवर्क बना लो ये टॉपिक पे, सो दैट यू कैन यूज दैट फ्रेमवर्क एज अ स्केलेटन एंड राइट एनी आंसर इफ इट इज रिलेटेड टू कास्ट सेंसस। सामाजिक न्याय का एक पावरफुल टूल बन सकता है, आंसर इज यस, लेकिन तभी जब सिर्फ संख्याओं का खेल ना बने बल्कि पॉलिसी और इंटेंट दोनों उसके साथ हो। तो व्हाट डज अ कास्ट सेंसस कलेक्ट? वो कलेक्ट करता है एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट ग्रुप्स और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इनकम हो गया, एजुकेशन हो गई, इनके ऊपर वो डेटा कलेक्ट करेगा। और करेगा ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है, एक्सेस टू सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, इसको भी करेक्ट करेगा। The aim of the caste census is it will enable the targeted welfare delivery, create data-driven affirmative actions. It would definitely highlight intra-group inequalities like rich versus poor among OBCs itself. तो सिर्फ ओबीसी कहने से पता नहीं चलता कि कौन सबसे ज्यादा वंचित है। सेंसस ये बता देगा कि किस ग्रुप को कितना सपोर्ट देना चाहिए। आप देखोगे जो पर्सपेक्टिव्स है कास्ट सेंसस पे, कुछ एडवोकेट्स बोलेंगे कि बहुत ही क्रूशियल एविडेंस होगा जो पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बहुत ही फर्म बेसिस फॉर्म करेगा। क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि अगर इट मे पॉलिटिसाइज द सेंसस एंड शिफ्ट फोकस फ्रॉम रिफॉर्म टू वोट बैंक, है ना, इसका वोट बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा ये कास्ट सेंसस का, अभी भी न्यूज में चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो आज हमने देखा कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो या स्पेस की सफर की बात हो या फिर कास्ट सेंसस जैसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात हो, हर एक टॉपिक जो है यूपीएससी के लिए उतना ही रेलेवेंट है जितना हमारे देश के फ्यूचर के लिए। आपके लिए मायने हर इश्यू को समझना पड़ेगा, आपको उनको एक एक आपको वो एक बहुत ही राइटिंग एज में दे देगा, प्रोवाइड करेगा। तो आई वुड वांट यू टू कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग द डिटेल्ड नोट्स व्हिच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बिलो द वीडियो। सेंसस की बात करते हैं तो सवाल सिर्फ डेटा कलेक्शन का नहीं होता, सवाल ये है कि ये डेटा क्या कोई चेंज ला पाएगा इन पॉलिसी मेकिंग या कोई भी।
अब देखोगे जो लास्ट फुल कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, वहां पे फुल कास्ट एन्यूमरेशन हुआ ही नहीं है। Most of our current reservations and policies are based on very outdated demographic assumptions only. आप देखोगे ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई थी जो 1980 के मंडल कमीशन पे बेस्ड है, उसमें तो उन्होंने नॉन सेंसस डेटा ही यूज किया था जिसपे वो 27% का रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने। तो still we lack up to date empirical evidence to justify कि सब कैटेगराइजेशन या redistribution of benefits कैसे करना चाहिए। If you talk about the socio-economic census तो उसमें भी उन्होंने कास्ट डेटा रिलीज नहीं किया। तो अगर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कलेक्टेड डेटा तो इट वाज नेवर ऑफिशियली रिलीज्ड, क्योंकि वो सेंसिटिविटी कंसर्न भी बन सकता था उस टाइम पे। तो यहाँ पे if I have to summarize this could bring transparency within the OBC and EBC quotas. This caste census may strengthen the legal basis for reservations, but एक रिस्क फैक्टर भी रहेगा क्योंकि इसमें इंक्रीज पॉलिटिसाइजेशन होगा, कास्ट मोबिलाइजेशन भी देखने मिल सकती है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो ये सेंसस सिर्फ एक और डेटा बैंक बन के रह जाएगा, ना कोई चेंज आएगा, ना हम लोग कोई सोशल जस्टिस के गोल को जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इसरो के अचीवमेंट के बारे में एक आर्टिकल पढ़े। जब एक मिसाइल या सैटेलाइट मिशन फेल होता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, कभी कभी देश की सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक रेडीनेस पर भी उसका असर पड़ता है। PSLV 616 जो C-16 मिशन भी एक ऐसा ही केस था। जो हमने अभी फेल्यूर की बात की थी, इट फेल्ड टू प्लेस EOS-09 इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। कॉजेस ये थे कि जो थर्ड स्टेज पे था कुछ ग्लिच हो गया था, ऐसा उन्होंने बताया। इट इज बहुत बहुत ही रेयर फेल्यूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज का जो है, इट कैरीड सिंथेटिक अपर्चर रडार फॉर लैंड यूज मैपिंग, वेदर ट्रैकिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चलते वो डेटा कलेक्ट करने वाला था, लेकिन कुछ डिसरप्शन की वजह से वो फेल हो गया। तो ये जो सैटेलाइट है मिलिट्री सर्विलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर बॉर्डर रीजन्स में और रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस के लिए। आप देखोगे कि हमारे लिए ना एक सिक्योरिटी नीड की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर या स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 जो सारे प्रोग्राम्स है वो एक रियल टाइम सैटेलाइट डेटा का डिमांड करते हैं। डिले इन डिप्लॉयमेंट हैम्पर्स प्रिसीजन टारगेटिंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। If we see the resources, उसके बारे में बात करें तो it is overburdened. ISRO is overburdened with overlapping civil and defense mission. It struggles with limited funds, manufacturing delays and human resource shortage. अगर इसरो पर एक ही समय में चंद्रयान, गगनयान और डिफेंस सैटेलाइट जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाएंगे और ये सब एक रेस्ट्रिक्टेड बजट में होता है तो एक इसरो पे बहुत ही प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पे वो इट इज अ चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखोगे ये जो असेट्स होते हैं उनका इम्पोर्टेंट इस तरह होता है कि वो बस एक सैटेलाइट नहीं होता जो ऑर्बिट में अपना घूम रहा है। कुछ सैटेलाइट्स देश के ना आईज बन जाते हैं जो हमें स्ट्रेटेजिक दृष्टि और एक टैक्टिकल फायदे देते हैं। आज हम उन्हीं एसेट्स के बारे में ना बात कर रहे हैं। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया EOS-09, वो ना इट वाज डिजाइन फॉर हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग। हमने अपने पुराने सेशंस में इसके बारे में पढ़ा है। इट कैन ऑपरेट इन ऑल वेदर्स, डे नाइट कंडीशंस। उसका ड्यूअल यूज हो सकता है जहां पे सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस भी मिल सकते हैं। आप देखोगे कि ये सैटेलाइट जो है बारिश में भी, बादलों में भी और रात के अंधेरे में भी सर्वेलेंस कर सकता था। एक मेजर एसेट जो डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों में यूज होता है। इफ वी टॉक अबाउट स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3, ये जो प्रोग्राम है वो मिलिट्री इट एम्स टू एनहांस मिलिट्री ग्रेड सिचुएशनल अवेयरनेस। यहाँ पे 52 सैटेलाइट्स प्लान किए थे, आउट ऑफ विच 31 विल बी बिल्ट बाय प्राइवेट सेक्टर्स। दिस शोज कि इंडिया का शिफ्ट टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक। ये जो प्रोग्राम है एक बहुत ही स्मार्ट स्टेप है जिसमें इसरो का गाइडेंस और प्राइवेट सेक्टर का स्पीड मिलकर भारत को एक बहुत ही स्पेस पावर बनाता है।
If we talk about the third NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट फेलियर जो हुआ था जनवरी में, तो उसमें क्या है, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियाज IRNSS और नाविक का कॉन्स्टलेशन. ओके, इट वाज एम्ड एट इंडिपेंडेंट नेविगेशन लाइक GPS. उसके फेल्यूर की बात करेंगे तो इट हाईलाइट्स द नीड फॉर इंडिजिनियस रिडंडेंसी इन स्पेस सिस्टम. ये फेल्यूर हमें बताता है कि सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ लॉन्च करना नहीं होता, बल्कि एक बैकअप और कंटिन्यूटी भी बनाना पड़ता है. GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें मेंस में स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस पे हो गया, या डिफेंस टेक, या सेल्फ रिलायंस हो गया. नाविक का तो प्रीलिम्स में आ ही जाता है, लेकिन आप इसको SMA और मेंस आंसर में हमारे इसरो के डेवलपमेंट के लिए हम आगे क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या व्हाट आर द चैलेंजेस इसरो इज फेसिंग, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आज जो है, भारत की स्पेस कैपेसिटी सिर्फ कम्युनिकेशन या लॉन्च तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का पिलर बन चुकी है. लेकिन अगर हमें ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें नए टूल्स और नए मॉडल्स की नीड होगी. आप देखोगे, अगर एक्सपांडेड रिसोर्सेज की बात करें, इसरो नीड्स अ बिगर बजट टू कीप अप विद इट्स स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड कमर्शियल कमिटमेंट्स. इफ वी टॉक अबाउट एडिशनल मैन पावर, जहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या लॉजिस्टिक्स, वो बहुत ही क्रूशियल बन जाते हैं टू मीट द ड्यूअल लोड ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री नीड्स. इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उनके कोलैबोरेशन से प्राइवेट प्लेयर्स भी इसरो में पार्ट ले सकते हैं और बहुत ही ग्रो कर पाएंगे साथ में. इंडस्ट्री कैन फास्ट ट्रैक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ग्राउंड सपोर्ट में फायदा होगा, एंड इवन कंपोनेंट लेवल में R&D जो डिफेंस में होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं. अगर इसरो का ब्रेन है, तो प्राइवेट सेक्टर उसके हाथ बन सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग स्पीड और स्केल दोनों बढ़ा सकेंगे. If we talk about the higher launch cadence, India must increase launch frequency to remain competitive with nations like US and China. Reliability plus speed एक बन जाएगा strategic deterrence in space. अब बात करेंगे मिलिट्री स्पेस कमांड की, तो नीड फॉर अ डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन बॉडी बिटवीन DRDO and ISRO is necessary. It will ensure synergized planning of satellite surveillance, मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स एंड सिक्योर कम्युनिकेशन ग्रिड्स. जैसे अगर आर्मी में थिएटर कमांड होती है, वैसे ही स्पेस में भी एक बहुत ही यूनिफाइड मिलिट्री कमांड की जरूरत है, जिसमें प्लानिंग और रिस्पॉन्स दोनों कोऑर्डिनेटेड हो. इंटरनल सिक्योरिटी स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं. तो आज के सेशन में स्पेस सिक्योरिटी पर एक बहुत ही नया पॉइंट ऑफ व्यू इस आर्टिकल में बताया है, जहां पे इसरो का रोल एक सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं रख सकते हम, उसका यूज नेशनल डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं. इस सेशन के हमने जो की पॉइंट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, नीचे दिए गए लिंक पे आप जरूर क्लिक कीजिए, उससे आप रिवीजन करते रहिए. प्लीज रिलेट इट टू योर मेंस आंसर्स, it will help you in enhancing it. So that's it for today. I keep telling you, we need to revise the factual data again and again. जो follow up news है, I'll be continuing it in coming sessions, so that will help you understand the news in a very broader way, जहाँ पे आप prelims में भी recall कर पाएंगे और mains में भी बहुत अच्छे से answer लिख पाएंगे. This is it for today. Thank you very much. We shall meet tomorrow. Veranda IAS, where your dream becomes reality.